भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो हम सीटेट के प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो 8 दिसंबर 2019 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी बाल विकास के प्रश्न हैं उन सभी 30 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना नीचे कमेंट सेक्शन में स्कोर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने सही हैं। इसके अलावा हम इन प्रश्नों का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और किस तरह के प्रश्न आते हैं, कठिन प्रश्न ज्यादा आते हैं, सरल प्रश्न आते हैं, सारी चीजों को हम अवलोकन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और अभी तक जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है मैं वहां पर सारे के सारे डाल दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 8 दिसंबर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। बाल विकास, सबसे पहले बाल विकास पूछा जाता है तो पहला ही प्रश्न होता है। पहला प्रश्न यह था कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, यानी कि भाषा का अर्जन और भाषा का विकास कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। जन्म से पूर्व की अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा लोगों से इंटरेक्ट करता है, लोगों से बातें करता है ना, उसका भाषा का ज्ञान है वो बहुत ज्यादा विकसित होता है ना। तो भाषा का अर्जन और विकास किस अवस्था में होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखना, सीडीपी की वो पढ़ाई है मैंने, तो वहां पर जैसे जो बाल विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्थाओं में भाषा विकास, उन सभी अवस्थाओं में सामाजिक विकास, उन सभी अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, सारी चीजें मैंने करवा रखी है ना। तो उस कोर्स को आप जरूर देखना। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यह आंसर आ जाएगा। नैतिक विकास की अवस्था पूछी है और मैंने आपको नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी। एक है पूर्व परंपरागत अवस्था, एक है परंपरागत अवस्था और एक है पश्च परंपरागत अवस्था। लेकिन उन तीनों अवस्थाओं को 2-2 भागों में मैंने बांटा था, अगर आपको याद हो, उन तीनों अवस्थाओं को 2-2 भागों में बांटा था। और उसमें जो तीसरी अवस्था थी, जो पश्च परंपरागत अवस्था थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा है वो नैतिकता सोशल इंटरेक्शन के कारण दिखाता है, यानी कि सामाजिक अनुबंधन के कारण। किसके कारण? जो सोशल उसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके कारण वहां पर वो नैतिकता दिखाता है। तो थोड़ा सा डीप प्रश्न यहां पर पूछ लिया गया था 2019 में। ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है ना। सारे प्रश्न ऐसे बिल्कुल सिंपल नहीं दिए हैं। तो बाल विकास का आप समझ सकते हैं कि 31 जनवरी को या फिर 2021 में जो आपका एग्जाम होगा तो उसमें सीडीपी इतनी ज्यादा इजी नहीं आएगी, थोड़ी सी मीडियम से टफ लेवल की आएगी, है ना। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर आपको तीनों अवस्थाओं के नाम तो नहीं मिले, लेकिन आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि नैतिकता सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के द्वारा ही दिखाई जाती है, और ये मैंने आपको तीसरी अवस्था में बताया था। तो है ना, तो दूसरे वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या फिर जेंडर समरूपता। चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, जेंडर पक्षपात है ये, है ना। क्या है ये? जेंडर पक्षपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर बाइस, है ना, लैंगिक भेदभाव। इसको क्या बोलते हैं? लैंगिक भेदभाव कर रहा है, यानी कि लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है टीचर, लड़कियों पर नहीं दे रहा है। तो लैंगिक जो भेदभाव वाला चैप्टर है, लैंगिक पूर्वाग्रह इसका नाम है। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाइए, लैंगिक पूर्वाग्रह वाला चैप्टर देखिए। लैंगिक पूर्वाग्रह वाले चैप्टर में मैंने सारी चीजें बताई हैं। पूर्वाग्रह क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह के क्षेत्र कैसे हैं, और एनसीएफ क्या कहता है। लैंगिक पूर्वाग्रह से अगर मुक्ति पानी है तो एनसीएफ के क्या विचार हैं वो भी मैंने उसमें बताए थे, तो आप जाकर उनको जरूर देखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशील है? तो वही है, जेंडर रूढ़िवादिता देखने को मिलती है, यानी कि लड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लड़कों पर कम ध्यान दिया जा रहा है।
तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे, या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे। देखिए चौथा ऑप्शन गलत है, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, यानी कि लड़कों को अलग बिठाया जाए, लड़कियों को अलग बिठाए, तो ये तो गलत है। अलग अलग खेल खिलवाए जाएंगे, ये भी गलत है। उनकी भूमिकाओं को महत्व दिया जाएगा, लड़कों को अलग अलग महत्व दिया जाएगा, लड़कियों को अलग महत्व दिया, तो ये भी गलत है। जेंडर पक्षपात के बारे में एक परिचर्चा करें आप कक्षा में। अब देखिए जो जेंडर रूढ़िवादिता है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, उससे 2 प्रश्न आपके आगे, कितने आगे? 2। तो लैंगिक पूर्वाग्रह वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, उस चैप्टर को आप जरूर पढ़िएगा। तो बच्चों से परिचर्चा करेंगे इस पर, है ना, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए बच्चों से इस पर परिचर्चा करेंगे, यही इसका इलाज है। तो चौथे वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को महत्व दिया है? तो बेसिकली यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सीधा सीधा यही पूछ लिया गया है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर महत्व, यानी कि ये सिद्धांत का भी नाम है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है, बेसिकली यहां पर ये पूछ लिया गया है। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो लेव वाइगोस्की है। क्या है आंसर? लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की के जो सिद्धांत हैं आप याद रखना, सामाजिक संरचना बोल दे तो एक ही बात है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत बोल दे तो एक ही बात है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बोल दे तो एक ही बात है। आपको इसमें देख लेना है, अगर पहले सामाजिक है तो आपको लगाना है लेव वाइगोस्की। ऐसा मत कर देना सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक बोल दे तो जीन प्याजे मत लगाने लग जाना। पहले सामाजिक है, सामाजिक के बाद में कुछ भी हो आपको लगाना सामाजिक के लिए क्या है? लेव वाइगोस्की, है ना। तो लेव वाइगोस्की को भी मैंने बड़े अच्छे से समझाया है, आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, यानी कि 5 वर्ष की जो बच्ची है वो स्वयं से बातें कर रही है, वो बोल रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो यानी कि ये सारी चीजें कहते हुए नजमा खुद से बातें कर रही है। तो वाइगोस्की ने इसे किस तरह संबोधित किया है? वाइगोस्की ने इसको क्या बोला है? व्यक्तिगत वार्ता बोला है, जोर से बोलना, पाड़ यानी कि ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है। इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। मेरे जो नोट्स हैं, जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे नोट्स लिए थे वहां पर मैंने इसको हाईलाइट किया था कि खुद से बच्चा जब बातें करता है तो वाइगोस्की इसको क्या कहते हैं, जीन पियाजे इसको क्या कहते हैं, तो सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस करी हैं। वाइगोस्की इसको प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, है ना। तो वाइगोस्की से आप देख सकते हैं 2 प्रश्न और आगे, तो सारे कितने आपको वाइगोस्की। अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि जब आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, ये 3 से 4 मनोवैज्ञानिक हैं, इन्हीं के बारे में सिद्धांत पढ़ने हैं। इनके अलावा किसी मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। बाकी के जो सिद्धांत हैं वो यूपी टेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। चलिए 6 वाले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, है ना, व्यक्तिगत वार्ता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का, या फिर ढांचा पाड़ का? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। इसको पाड़ या फिर ढांचा कहते हैं, इसको स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैफ फोल्डिंग। जब आप वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ोगे तो इसको ढांचा निर्माण भी कहते हैं। अगर ढांचा निर्माण कह दे, पाड़ या फिर ढांचा कह दे, तो वाइगोस्की के सिद्धांत में ये है, वाइगोस्की ने ये बोला है कि मान लीजिए कोई भी बच्चे को समस्या आ रही है, कुछ कार्य करना चाह रहा है और शुरुआत में अगर उसको कुछ सहायता दे दी जाए तो उसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। अब वाइगोस्की की सभी चीजें आपको ज्यादा पढ़नी है। एक उनका ज्यादा ज्ञानी दूसरा यानी कि MQ था, एक ZPD था, है ना, एक ढांचा निर्माण स्कैप फोल्डिंग था। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है ना। और वाइगोस्की की बात करें तो इनकी पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट्स, वो भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बोला है कि बच्चा ज्यादातर कहां से सीखता है? अपने परिवेश में। तो परिवेश को अपने ज्यादा बल दिया है ना। और सामाजिक सांस्कृतिक का इनका सिद्धांत है, ये भी चीजें आपको पता होंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। 7 वाले का ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो जीन पियाजे की आपको पता है कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी? तो जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं थी वो एक एक करके 4 अवस्थाओं के बारे में आपको बता देता हूं। पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी गामक जिसको बोलते हैं। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक, और तीसरी अवस्था के बारे में ही तो पूछ रहा है, मूर्त संक्रियात्मक। जो चौथी थी वो थी अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक उसको बोलते हैं। ये जो तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक, इसकी विशेषताएं अगर आपको पता होंगी तो आंसर कर दोगे आप। अब देखिए ऑप्शन देखिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मिक विचार। अब देखिए साध्यात्मिक विचार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कैसे आ जाएंगे? ये तो औपचारिक संक्रियात्मक में आएंगे एकदम लास्ट में, है ना। अध्यात्म, साध्यात्म ये सारी चीजें बाद में आती हैं, तो ये कट गया। संरक्षण, कक्षा समावेशन, यानी कि कुछ चीजों का ये संरक्षण करते हैं। इस अवस्था में बालक कुछ चीजों का संरक्षण करते हैं। इसकी उम्र कितनी होती है? 7 से 11। मूर्त संक्रियात्मक की उम्र कितनी होती है? 7 से 11। तो 7 से 11 वर्ष का बालक संरक्षण करता है चीजों का, तो बिल्कुल सही बात है, करता है। कक्षा में समावेशन भी करता है ना। लेकिन आगे देख लेते हैं, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व। तो ये पदार्थ स्थायित्व की तो पहली अवस्था है, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। प्रतीकात्मक खेल, विचारों में अनुकरणीयता, तो ये भी नहीं होता इस अवस्था में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संरक्षण, कक्षा समावेशन। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, सुनिएगा ध्यान से। संरक्षण, कक्षा समावेशन, इसमें वो समानता असमानता बता देता है, सही गलत में विभेद कर देता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि विभेदन की क्षमता इस अवस्था में आ जाती है। इसके अलावा दिन, तारीख, महीना भी बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बता देता है। तो कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो आपको याद करनी है, आपको सारी की सारी नोट्स में मिल जाएंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे की संरचना कौन सी है? अब यहां से जीन पियाजे का हमने पढ़ लिया। जीन पियाजे का कौन सा था? संरचनात्मक सिद्धांत, है ना, सॉरी संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था इनका। अब यहां पर जो जीन पियाजे हैं उनके संरचना कौन सी है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, ये सारी चीजें आपको बतानी है। चलिए यहां पर आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है, स्कीमा, है ना। तो ये सारी चीजें जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में दी हैं कि क्या स्कीमा है ना। सारी चीजें इनको बोलते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के संप्रत्यय। अपनी बुक, इनकी एक बुक थी, उनकी बुक में इन्होंने सारे संप्रत्यय दिए हैं, जैसे स्कीमा क्या है ना, संक्रिया करना क्या है, वस्तु स्थायित्व क्या है, आत्मसात्मीकरण क्या है, समायोजन क्या है, समावेशन क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है। सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, है ना। उन सभी संप्रत्ययों को आप जरूर पढ़ना। स्कीमा होती क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कोई समस्या बालक के सामने आई और उस समस्या के लिए बालक के दिमाग में जो भी क्रिया चल रही होती है, जो भी सोच रहा होता है, उसको स्कीमा कहते हैं, है ना। स्कीमा में ही सारी क्रियाएं चल रही होती हैं, है ना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए बालक के मस्तिष्क में चलने वाली जो क्रिया है पहले, उसको स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा। चलिए 9 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं है, बिल्कुल एवरेज है क्वेश्चन पेपर। कैसा है? मीडियम लेवल का है ना। कुछ प्रश्न थोड़े से डीप जाके पूछ लिए गए हैं अभी तक, लेकिन अभी तक क्या है, नॉर्मल ही चल रहा है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो असेसमेंट करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? विद्यार्थियों को के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। अब देखिए एक एक करके नेगेटिव और पॉजिटिव की एस्पेक्ट से हम इनको कम करते हैं। देखिए रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करने के लिए असेसमेंट किया जाता है, तो गलत है। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर, यानी कि जितने नंबर हैं उसको नामांकित उसी आधार पर करो, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, एक श्रेणी निश्चित कर दी जाए, रैंक प्रदान कर दी जाए, तो ये भी गलत है, नेगेटिव है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। आकलन इसलिए किया जाता है कि बच्चे क्या समझ नहीं पा रहे हैं, क्या उनकी भ्रांतियां हैं, उनको भ्रांतियों को दूर करना, है ना। तो इसलिए आकलन किया जाता है। 10वें का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, है ना। और आप सरकारी अध्यापक चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो, या फिर आप डाल के देखना यहाँ पर यूट्यूब पर
सरकारी अध्यापक टैग वर्ड्स, क्या डालोगे आप? सरकारी अध्यापक टैग वर्ड्स। तो टैग वर्ड्स की वीडियोस डाली है मैंने आपके सीडीपी के लिए। तो सीडीपी की जो टैग वर्ड्स वाली वीडियो है, इंग्लिश के लिए भी डाली है मैंने, हिंदी के लिए भी डाली है मैंने, मैथ्स के लिए भी डाली है मैंने, ईवीएस के लिए भी डाली है। तो उन टैग वर्ड्स वाली वीडियोस को देख लेना। आप प्रश्न को कैसे एलिमिनेट करना है आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कई बार होता है कि प्रश्न समझ में नहीं आता है, ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की सहायता से आप आंसर सही करके आते हो। तो उन सभी वीडियोस को, टैग वर्ड्स वाली वीडियोस को आप जरूर देखना, है ना। चलिए, यहां पर 10वें वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बुद्धि वाला चैप्टर, जो बुद्धि वाला चैप्टर है, वो मतलब सीटेट में हर बार पूछा जाता है। तो बुद्धि वाला चैप्टर छोटा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारे उसमें सिद्धांत हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो देखिए, बुद्धि के बारे में आपको सही बताना है। पहला ऑप्शन आपका सामने है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक और एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर होगा। चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। राइट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, है ना। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है, यानी कि बहुत से आयाम हैं और जटिल योग्यताओं का ये समूह है। जैसे बुद्धि वाले चैप्टर में बुद्धि वाले सिद्धांत आपने पढ़े, तो उसमें एक कारक सिद्धांत था जो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। उसने बोला था, अल्फ्रेड बिने ने, कि बुद्धि किसी एक कारक का समूह है ना, किसी एक कारक का समूह है। फिर इसके एवज में स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत आया। स्पीयरमैन ने इसके 2 कारक बताए, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। फिर इसका बहुकारक सिद्धांत आया। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने बताया था कि बुद्धि बहुत सारे कारकों का समूह है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि केवल एक चीज से मिलकर बनी है, बहुत सारी हैं। समूह तत्व का सिद्धांत आया, बहुत सारे समूह हैं इसमें, है ना। बहुबुद्धि सिद्धांत आया जिसमें गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो लास्ट में यही था कि बुद्धि है वो केवल एक आयाम नहीं है। जैसे तीसरा ऑप्शन देखिए, एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। एकात्मक कारक यानी कि कोई एक कारक नहीं है, इसलिए ये कट गया। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। कितना भी स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण हो, मानकीकृत परीक्षण हो, बुद्धि को सटीक आप माप नहीं सकते, है ना। तो ये चीज गलत है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता नहीं है, ना ही जन्म के समय ये निर्धारित हो जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। और सीटेट में मैंने जब आपको सिलेबस बताया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बहुआयामी बुद्धि, चैप्टर का नाम था बहुआयामी बुद्धि, है ना। तो बुद्धि वाला चैप्टर में मैंने आपको बहुआयामी बुद्धि करके पढ़ाया था, तो वहां पर आपको वैसे ही समझ में आ गया बुद्धि कैसी है, बहुआयामी है, बहुत सारे आयाम है इसमें, है ना। तो 11 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? तो यहां पर आपको बताना है कौन से गुणों को यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है। सृजनात्मक विचार है, अभिसारी विचारक है, अगण्य विचारक है, या फिर आत्म केंद्रित विचारक है। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। जिस विचार में मौलिकता होती है, देखिए जो मौलिक होते हैं, जैसे मौलिक विचार किस में होते हैं, और एकाधिक समाधान के बारे में सोचना। एकाधिक यानी कि एक से अधिक समाधान। तो वो सोच कैसी होती है, वो चिंतन कैसा होता है। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इसका। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सृजनात्मक विचारक है ये। किसी समस्या के बहुत सारे हलों को ढूंढना, हलों पर विचार करना। मौलिकता कहां पर पाई जाती है? सृजनात्मक में। और इनका जो चिंतन है, जो सृजनात्मक बालक होते हैं, उनका अपसारी चिंतन होता है। कौन सा होता है? अपसारी चिंतन। मुक्त अंत वाले प्रश्न है वो कौन कर पाता है? सृजनात्मक बालक। जो अभिसारी विचारक हैं उनको कौन, वो किसको बोला जाता है? प्रतिभाशाली बालकों को। किसको बोला जाता है? प्रतिभाशाली बालकों का जो चिंतन है वो कैसा होता है? अभिसारी, है ना। क्योंकि मौलिकता नहीं होती है, बिल्कुल बंद अंत वाले प्रश्न कर पाते हैं। अगर आप पूछोगे 2 और 2 कितने होते हैं, तो बता देंगे 4।
अगर आप पूछोगे कि 4 कितने और कितने नंबरों को जोड़कर 4 होते हैं तो वो नहीं बता पाएंगे। ये चीजें सृजनात्मक बालक ही बता सकता है कि 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएंगे, 2 + 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएंगे। ये सारी चीजें कौन बता सकता है? केवल सृजनात्मक बालक। और सृजनात्मक बालक का चिंतन कैसा होता है? अपसारी चिंतन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित समूह के कुछ विद्यार्थी हैं, उनकी सहभागिता कैसी है? कम है। तो उन वंचित समूह के विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो ये तो दोस्तों नेगेटिव हो गया। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बच्चा विद्यालय छोड़ के चला जाए। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि समाधान तो निकालना पड़ेगा। स्थिति को स्वीकार तो नहीं किया जा सकता। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थी हैं इनसे बोल दिया जाए कि अपनी अपेक्षाओं को कम कर लो, है ना। तो ये भी दोस्तों गलत है। फिर बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नए तरीके ढूंढें कि विद्यार्थियों की जो सहभागिता है वो बढ़े, वंचित बच्चों की। तो नए तरीके ढूंढेंगे टीचर। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बोल दो कि नहीं आप विद्यालय मत आओ, कि जो चल रहा है वैसा चलने दो, है ना। ये सब चीजें नहीं होती। तेरे वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा है। समावेशी कक्षा में विशिष्ट शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सक्रिय रहकर चीजें करनी चाहिए। अब देखिए सारे ऑप्शन ही नेगेटिव हैं, आप देख सकते हैं। तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, हतोत्साहित यानी कि डिस्करेजमेंट जो नेगेटिव शब्द है हतोत्साहित, जो पॉजिटिव है वो उत्साहित है। कौन सा है? उत्साहित। तो ये तो नेगेटिव है, तो ये भी चीज गलत है। सारे पॉइंट्स नेगेटिव हैं, केवल थर्ड ऑप्शन पॉजिटिव है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? अब देखिए ये प्रश्न 2019 में 8 दिसंबर को जब आया था, ये प्रश्न जब आया था तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि पठन वैफल्य क्या है, पठन वैफल्य है क्या। लेकिन कुछ बच्चे होशियार थे, उन्होंने देख लिया ये क्या है, डिसलेक्सिया को ही बोलते हैं पठन वैफल्य। किसको बोलते हैं? डिसलेक्सिया को। और डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन संबंधी विकार है। पढ़ने में कहीं भी दिक्कत है तो क्या है? डिसलेक्सिया। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय को बार बार दोहराना। देखिए किसी चीज को बार बार दोहराना, तो ये तो डिसलेक्सिया नहीं है। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। यानी कि बच्चा कैसा है? धारा प्रवाह पढ़ नहीं पा रहा है, कैसा है? अक्षम है इसमें, और इसी चीज को बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसका अपसारी चिंतन से कोई संबंध नहीं है। अटेंशन डेफिसिट यानी कि अटेंशन नहीं दे रहा है बच्चा, न्यून अवधान विकार है, उससे भी संबंधित नहीं है। पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया, और धारा प्रवाह पढ़ने की जो कमी है उसी को बोलते हैं डिसलेक्सिया, है ना। तो जितनी भी लर्निंग डिसएबिलिटीज हैं आप इनको भी याद कर लीजिएगा। 16 आंसर आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, देखिए आरटी 2009 से क्वेश्चन आया है। में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा की जो अवधारणाएं हैं वो किस चीज पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या फिर मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर। 16 वाले का आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर आंसर तो हमको लग रहा था कि ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, लेकिन इसमें व्यावसायिक शिक्षा का बात करी गई है, और इसमें केवल व्यावसायिक शिक्षा की बात करी गई है, इसलिए शायद सीटेट ने, जो सीबीएसई है, उसने इसको आंसर नहीं माना था। आंसर माना गया था ऑप्शन नंबर 3, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, अधिकार आधारित, यानी कि सभी को अधिकार मिले
और उसी अधिकार के आधार पर मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, सभी के समान शिक्षा, सभी को समान शिक्षा। तो यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर 3 माना गया है ना। 16 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचा क्या है, संरचनावादी जो सिद्धांत है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। उसमें अधिगम का पूछा गया है कि प्राथमिक रूप से, अब देखिए अधिगम में मैंने आपको बताया था कि अधिगम में अधिगम के वक्र, अधिगम के पठार, अधिगम के सिद्धांत वगैरह इसमें नहीं पूछे जाते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है ना। अब देखिए अधिगम से प्रश्न आया है तो उसमें संरचनावादी ढांचा पूछ लिया गया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अधिगम इसके लिए अलग है, ऐसा नहीं है कि अधिगम यूपी टेट सी टेट के लिए सेम है, सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, मीनिंग मेकिंग की प्रक्रिया पर फोकस्ड है। देखिए संरचनावादी ढांचा होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक संरचना है, कोई भी एक टॉपिक आपने सीखा, इसमें से आपने कुछ सीखा, इसमें से आपने कुछ सीखा, इसमें से निकल के कुछ सीखा, तो ये संरचनावादी एक ढांचा है ना। जैसे ढांचा बोलते हो ना, जिस तरह से एक चार्ट पेपर होता है कि चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर सोचना, यानी कि एक मतलब में से दूसरी चीज़ का मतलब निकालना, इसको बोलते हैं अवबोधन की प्रक्रिया। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है संरचनावादी ढांचा, है ना। तो ये थोड़ा सा हटके प्रश्न आ गया था सीटेट परीक्षा में। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में, अब यहां पर आपको सहजानुभूत शिक्षा सिद्धांत पता होना चाहिए, और इसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। देखिए सहजानुभूत सिद्धांत क्या होते हैं, जैसे बच्चे ने मंथन करके, खुद से विचार करके, सोच समझ के एक सिद्धांत बना लिया, उसको पता लग गया कि ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन वो चीज़ ऐसी नहीं है, उसको बोलते हैं सहजानुभूत सिद्धांत। कि खुद से विचार मंथन करके बच्चे ने एक अपना सिद्धांत बना लिया, किसी चीज़ को समझ लिया है, तो एक टीचर उस पर क्या करेगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या है आंसर ऑप्शन नंबर 4। प्रतिकूल प्रमाण देगा, यानी कि बच्चे से बोलेगा कुछ प्रमाण देकर के देखो ये ऐसा नहीं होता है, आपकी अवधारणा गलत है। उदाहरणों को प्रस्तुत करेगा वो, और इन सिद्धांतों को वो चुनौती देगा, है ना। जो भी सिद्धांत उसके मन में गलत बने हैं उनको चुनौती देगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, बताइए। चाइल्ड सेंटर्ड पे जो पेडागोजी है उसकी क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है। क्या है, ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अब देखिए केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, जब मैंने आपको टैग वर्ड्स बताए थे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स, तो उसमें बताया था मैंने केवल तो नेगेटिव है, ये तो ऐसे ही कट गया। यंत्रवत भी मैंने आपको नेगेटिव में लिखवाया था। अब विद्यार्थियों को वर्गीकरण करना किसके आधार पर, योग्यता के आधार पर, तो ये भी क्या है, गलत है। विद्यार्थियों को वर्गीकरण योग्यता के आधार पर कभी नहीं किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः अलग हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, या फिर संबंधित नहीं है। बताइए संवेग एवं संज्ञान, इमोशंस और कॉग्निशन। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। जब हमारी चीजें संज्ञान में आती हैं और उसी के बाद संवेगों का उदय होता है। हमारे संज्ञान में मान लीजिए कुछ भी बात नहीं आई, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ छत गिर गई मान लीजिए, और हमारे संज्ञान में ही नहीं है, हमारी समझ में नहीं है, तो संवेग कहाँ से आ जाएगा। आपको जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बोला, आपको क्रोध आया, तो क्रोध तो बाद में आया ना, कि सबसे पहले उसने जो बोला आपके संज्ञान में गया,
है ना। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, चीजें संज्ञान में आती हैं तुरंत संवेग उत्तेजित हो जाते हैं, दोनों चीजें क्या है, सन्निहित हैं। अगला प्रश्न देखिए, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्न में कथनों पर कौन सा सही है। फिर देखिए संरचनावादी सिद्धांत फिर आ गया, है ना। संरचनावादी यानी कि संरचना के अनुसार याद करना। अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अब चीजें मैंने आपको बता दी ना, याद यंत्रवत याद करना क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अधिगम आवृत्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाई एक्टिव एंगेजमेंट। जब आप एक्टिव होकर एंगेज किसी चीज में हो जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन होता रहेगा नॉलेज का। जैसे मैंने आपको बताया ना कि संरचना बनता रहेगा कि इसमें से एक चीज सीखी आपने, दूसरी चीज में इसमें से निकल कर आई, तो वो जो है कि मतलब में से मतलब निकलना, उसको संरचनावादी सिद्धांत कहते हैं, है ना, याद रखना। 21 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर था। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। विद्यार्थियों को आपने स्पष्ट उदाहरण दिए और गैर स्पष्ट उदाहरण दिए, इसका क्या परिणाम होगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या फिर यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर अधिक केंद्रित है। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण देना और गैर स्पष्ट उदाहरण देने का क्या मतलब है, क्या परिणाम होगा इसका। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्या है, ऑप्शन नंबर 1। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। जो भी अवधारणा बच्चे ने बना ली है तो एक स्पष्ट उदाहरण देकर उसको परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल किया जा सकता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड देने का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चों को लगातार पुरस्कार एवं दंड दिया जा रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी इससे, आंतरिक अभिप्रेरणा कम होगी इससे। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। चलिए बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में 23 वाले का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है, ऑप्शन नंबर 4, है ना। और आपको अपना स्कोर बताना है ना, लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि 30 में से आपके कितने सही हैं, है ना। अब देखिए बच्चों को पुरस्कार दोगे, आप दंड दोगे, तो इससे क्या होगा, उनकी स्वाभाविक अभिरुचि है और जो जिज्ञासा है वो पाठ्यक्रम में कम होगी। अब बच्चे को पता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दंड मिलेगा, तो उसकी रुचि कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो पुरस्कार एवं दंड अपने आप में नेगेटिव होता है, याद रखना। पुरस्कार एवं दंड देना कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, पुरस्कार एवं दंड देना एक तरह की नेगेटिव चीज है ना। तो ये क्या है, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा कम होगी इससे अधिगम में, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देना है हमें, यानी कि पॉजिटिव वर्ड ढूंढने हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या दूसरा तीसरा चौथा। चलिए देखिए शारीरिक दंड देना अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, तो पहला जिसमें है तो ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, यानी कि सहयोग के द्वारा अधिगम कराया जाए ऐसा पर्यावरण हो, तो ये पॉजिटिव है। दूसरा किसमें है, इसमें है, इसमें भी है। आगे देख लेते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जाए बच्चों का, तो ये भी क्या है, अपने आप में पॉजिटिव है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक मूल्यांकन करना अपने आप में नेगेटिव चीज है, बच्चों की तुलना करनी ही नहीं है। चौथा किसमें है, इसमें है, ये भी कट गया। बचा कौन सा, दूसरा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही हैं।
है ना। तो ये हो गया 24 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। जो भी जटिल अवधारणाएं हैं उनकी, इनको सहज करना है, कैसे करेंगे? एक व्याख्यान दे करके, प्रत्योगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। जटिल अवधारणाओं की समझ को सहज करना है तो एक व्याख्यान देकर, मैंने आपको बताया था व्याख्यान देना, भाषण देना नेगेटिव है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं करवा करके या फिर प्रतियोगी वातावरण के द्वारा, तो ये भी गलत है। बार बार यांत्रिक अभ्यास, यांत्रिक मैंने आपको बताया नेगेटिव कैसा है, वर्ड है, नेगेटिव है। अन्वेषण यानी कि खोज करवाएंगे, और परिचार चर्चा के जो अवसर है वो उपलब्ध कराएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। 25 वाले का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक टीचर है, वो अपने बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है, तो इसके लिए क्या करेंगी? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या फिर बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। चलिए बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आंसर है इसका। देखिए, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके फिर उन्हें दंडित करना गलत है। दूसरा देखिए, केवल शब्द आ जाए, मैंने बताया था ना नेगेटिव होता है केवल, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देगा केवल, तो ये भी गलत है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, तो ये भी गलत है। मैंने आपको बताया ना, पुरस्कार एवं दंड दोनों ही नेगेटिव हैं। 26 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो शारीरिक वृद्धि विकास हो सकता है, लेकिन मध्य बाल्यावस्था हो या फिर उत्तर बाल्यावस्था हो, मैंने आपको बताया था ना, विकास की जो गति है वो शैशवावस्था और किशोरावस्था में तीव्र होती है, और जो विकास की जो गति है वो बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है। तो बाल्यावस्था में हम प्रारंभिक बाल्यावस्था तो रख सकते हैं, लेकिन मध्य बाल्यावस्था नहीं रख सकते। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब है किशोरावस्था एवं वयस्कता। जब इंसान वयस्क हो जाता है, किशोर हो जाता है, तब शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से होता है, या फिर शैशवावस्था में और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। शैशवावस्था में जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास है वो तीव्र गति से होता है। आपने देखा ना, 2 साल का बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, 4 साल का, 5 साल का तुरंत बड़ा हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है किशोरावस्था में तीव्र नहीं होता, किशोरावस्था में तीव्र होता है, लेकिन शैशवावस्था में इससे ज्यादा तीव्र होता है। तो 27 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का एक सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको मैंने सारे विकास के सिद्धांत पढ़ाए हैं, है ना। मैंने आपको ऐसा कोई भी विकास का सिद्धांत नहीं है जो नहीं पढ़ाया हो, सारे के सारे मैंने आपको विकास के सिद्धांत पढ़ाए हैं, है ना। चाहे वो निरंतरता का सिद्धांत हो, चाहे विकास की क्रम की एक रूपता का सिद्धांत हो, एकीकरण का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा अभी बताते हैं। देखिए, विकास सार्वभौमिक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ऐसा नहीं है। चाहे वो सांस्कृतिक संदर्भ हो, चाहे वो सामाजिक संदर्भ हो, है ना, कोई सा भी संदर्भ हो, संवेगात्मक हो, सारी चीजें विकास को प्रभावित करती हैं, है ना। सांस्कृतिक संदर्भ भी इसको प्रभावित करते हैं, सामाजिक संदर्भ भी इसको प्रभावित करते हैं, संवेगात्मक संदर्भ भी इसको प्रभावित करते हैं। सारी चीजें
विकास को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये सिद्धांत नहीं है। बाकी के सारे सिद्धांत हैं, विकास जीवन पर्यंत होता है, परिवर्त्य होता है, आनुवंशिक एवं वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सिद्धांत है। 28 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखिए वैयक्तिक भिन्नता से फिर एक क्वेश्चन आ गया। वैयक्तिक विभिन्नता का जो चैप्टर है, लैंगिक पूर्वाग्रह का जो चैप्टर है और जीन प्याज का जो वो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तीन क्वेश्चन आते हैं इनसे। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों में वैयक्तिक विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं? ऑप्शन 1, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। बताएंगे नीचे कौन सेक्शन में आंसर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आंसर है इसका। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन अपने अंदर बाकी अन्य ऑप्शन को ले लेता है वो आंसर होता है। और इसमें वैयक्तिक भिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि आनुवंशिक भी इसका कारण है, क्योंकि माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं वो तो कारण है। इसके अलावा पर्यावरण की वजह से भी आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके सिद्धांत में मैंने आपको बताया था ना कि अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, यूरोप के कैसे होते हैं, इंडिया के कैसे होते हैं। तो पर्यावरण का भी प्रभाव है और आनुवंशिकता का भी प्रभाव है ना। तो दोनों चीजें प्रभावित करती हैं। 29 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। और 2019 8 दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर था उसका लास्ट प्रश्न है ये आपका सीडीपी का। निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी जिससे बच्चे का समाजीकरण होता है। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, प्रथम जो बच्चे का समाजीकरण होता है वो होता है परिवार एवं पास पड़ोस में। क्या कहां पर होता है? परिवार एवं पास पड़ोस। तो जिस ऑप्शन में परिवार एवं पास पड़ोस है वो तो कट गया। दूसरा जो होता है वो होता है विद्यालय। क्या होता है? विद्यालय। तो यहां पर जो द्वितीयक पूछी गई है कि समाजीकरण दूसरी स्टेज में कहां पर होता है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन विद्यालय दिया है ना, विद्यालय। और किसी ऑप्शन में विद्यालय है नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये था आपका 8 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया उसमें सीडीपी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके अलावा बाकी अदर जो भी ईयर रहे हैं आपके 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी रहे हैं, 2017 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था है ना, तो उसका हम नहीं करेंगे। और इसके अलावा जितने भी साल हैं उनके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सभी की बाल विकास को हम कवर करेंगे। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो उन सभी की ईवीएस को हम कवर करेंगे। और इसके अलावा हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश सबकी पेडागोजी कवर करेंगे। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी सीखने को मिला है तो अभी लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।